नमस्कार। ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित इस श्रृंखला सच का सामना में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हिंदुत्ववादी नेताओं की चर्चा करते समय अक्सर एक ऐसे नेता को भुला दिया जाता है जिसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है हिंदुत्ववाद के निर्माण में, उसके प्रचार प्रसार में। उस नेता ने हिंदुत्ववाद को एक आक्रामकता दी, उसके सैन्यवादी रूप को विस्तार दिया, उसको आकार दिया। ये नेता थे बाल कृष्ण शिवराम मुंजे। बीएस मुंजे आरएसएस के संस्थापक, हेडगेवार के गुरु भी माने जाते हैं, राजनीतिक गुरु और मार्गदर्शक भी माने जाते हैं, और हिंदूवादी संगठनों को सैन्यवाद की तरफ ले जाने के वे अगुवा भी थे। इटली के तानाशाह मुसोलिनी से मिलकर उन्होंने जो कुछ भी सीखा था उसे हिंदुस्तान पर उन्होंने और हिंदुत्ववादी संगठनों पर लागू किया था। आज हम हिंदुओं का सैनिक स्कूल शुरू करने वाले बीएस मुंजे की ही बात करेंगे, और इसके लिए हमारे साथ हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी। प्रोफेसर पुनियानी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पुनियानी जी, मुंजे जी पेशे से डॉक्टर थे, मगर दिल से वो हिंदुत्ववादी थे, और वो भी गरम दली थे। कांग्रेस में थे तो गरम दल के हिस्से थे, लाल बाल पाल के खेमे के थे, और उस झगड़े में लोकमान्य तिलक के साथ थे। लेकिन वो मुख्य रूप से चूंकि हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे, और बाद में तो खैर कांग्रेस से अलग भी हो गए, वो गांधी से असहमति रखते थे। लेकिन उन्होंने, उनकी ही प्रेरणा से कहा जाता कि हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना भी की। तो ये किसी सब के बावजूद बीएस मुंजे का उल्लेख इतना कम क्यों होता है जब हम हिंदुत्ववाद की चर्चा करते हैं? जी देखिए, एक तो पहली बात यह है, थोड़ा सा बीएस मुंजे को हम और थोड़ा समझ लें कि वो पहले वो मेडिकल डॉक्टर थे और कांग्रेस में थे, और तिलक के वो फॉलोअर थे। और तिलक ने जो शुरू किया था गणेशोत्सव, गणपति विनायक चतुर्थी का फेस्टिवल, उसमें वो बहुत सक्रिय थे। और जैसा आपने बताया, 1920 में लोकमान्य तिलक की मृत्यु के बाद जब कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथ में आया, और महात्मा गांधी की अहिंसा की नीतियाँ, धर्मनिरपेक्ष की नीतियाँ, इससे वो असहमत थे। उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और बाद में जाकर वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने 1927 से लेकर, जब उसके बाद विनायक दामोदर सावरकर ने अध्यक्ष पद नहीं ले लिया। और 1925 के पहले भी ये नागपुर में ही थे। थोड़ा सा मैं इसमें निजी उल्लेख भी कर दूं कि नागपुर में मैं भी नागपुर में ही पला बड़ा हूँ, और नागपुर में एक स्क्वायर पे उनकी बड़ी मूर्ति लगी है, और उसमें नीचे वाक्य लिखा हुआ है, जिसकी फौज उसका राज। तो मैं आते जाते देखता था, मैं कहता था फौज तो राज की एक सेवक होती है, यहाँ उल्टा एक समीकरण बताने को मिला। तो ये हिंदू महासभा की तरफ से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने गए थे। और ये थोड़ा और बता दूं कि पहले एमबीबीएस करने के बाद ये म्यूनिसिपैलिटी में काम करते थे। बाद में जब बोयर वॉर शुरू हुआ तो इनको युद्ध में बड़ी रुचि थी, तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर मिलिट्री ज्वाइन करके कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में बोयर वॉर में हिस्सा लिया। बाद में यहाँ आए तो फिर 1925 में तो आरएसएस के संस्थापकों में इनका भी नाम है, और 1927 के बाद ये हिंदू महासभा से जुड़ गए। अब हिंदू महासभा से जुड़ने के बाद जब 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, तो हिंदू महासभा की ओर से ये वहाँ डॉक्टर पुनियानी, एक बात में यहाँ थोड़ा रोक रहा हूँ आपको। मुंजे साहब हिंदू महासभा से पहले से जुड़े हुए थे। 1927 में उन्होंने बतौर अध्यक्ष ज्वाइन किया। उस समय तो दोहरी सदस्यता थी, कांग्रेस में भी रह सकते थे, पर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे, और 1927 में वो अध्यक्ष बन गए। ये मेरा कहने का तात्पर्य था। खैर, अब वो 1931 में जब वो इंग्लैंड गए, तो इंग्लैंड के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बीच में से उन्होंने एक लंबा टूर लिया यूरोप का, और ख़ास तौर से ज़्यादा समय उन्होंने इटली में बिताया। इटली में बेनिटो मुसोलिनी की जो रिवोल्यूशनरी फासिस्ट पार्टी थी, उससे वो बहुत प्रभावित थे। तो उनके जो मिलिट्री स्कूल थे और उनकी जो दूसरे प्रकार की शाखाएं चलती थी, बेलीला का उन्होंने अध्ययन किया, और उसके बेनिटो मुसोलिनी से उनकी मुलाकात भी हुई। ये उनकी डायरी में भी दर्ज है। और एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है मारिया कैसोलोरी की, शेड्स ऑफ स्वस्तिका,
द एम्बिगुअस रिलेशनशिप बिटवीन इंडियन नेशनलिज्म एंड नाजी फाशिज्म। ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है और इस किताब से मुंजे का रोल इसमें आया। तो वहाँ से जब वो आए तो उन्होंने, वो तो हेडगेवार के जैसे आपने कहा मार्गदर्शक भी थे और आरएसएस से भी जुड़े हुए थे, तो उन्होंने हिंदुओं का सैन्यीकरण करने के लिए बात रखी। पहली बात तो उन्होंने कही, जो शाखाएं इन्होंने शुरू की थी उसमें शाखाओं के पैटर्न में जो इटली से सीख सकते थे। एक सरल सी बात थी, शाखाओं में तो लड़के आते हैं, पुरुष आते हैं, वयस्क भी आते हैं, तो उनका उम्र के हिसाब से वर्गीकरण, तो जो बेलीला में था वही वर्गीकरण उन्होंने यहाँ लागू किया। 7 से 10 साल, 10 से 14 साल, 14 साल से 28 साल, 28 साल से ऊपर। तो ये एक पहली बात। दूसरा, उनका जो तौर तरीका था यूनिफॉर्म का, अब ये यहाँ तो स्वदेशी की बात करते हैं, पर जो यूनिफॉर्म उन्होंने वहाँ से बारो किया, काली टोपी भी वहीं से आई। खैर अभी तो उनका वो हाफ पैंट से फुल पैंट पे आ गए, वो बात और है, पर इतने दशकों तक तो उसी पे रहे। और फिर उनका जो नमस्ते करने का तरीका था, ये भी उन फाशिस्टों से मिलता था। ये तो तौर तरीके की बात हो गई। अब जहाँ तक विचारों का सवाल था, मुसोलिनी का जो प्रभाव था, पूरा तानाशाही ढांचा, तो मुंजे ने भी कहा कि भाई हमें भी हिंदुओं का सैन्यीकरण करना है और एक शिवाजी जैसा तानाशाह आए तब तक तो हम इंतज़ार नहीं कर सकते, तो हमें खुद होके उस प्रकार की मिलिट्री ड्रिल अपनी शाखाओं में शुरू कर देना चाहिए। तो उसके तर्ज पर जो उनकी लाठी के आधार पे, और आजकल तो सुना है बजरंग दल में तो बंदूकों का भी इस्तेमाल होता है ट्रेनिंग वगैरह के लिए, तो एक वो मिलिट्री और इसका, और आपको याद होगा बीच में देवरस इन्होंने ही अपने भागवत ने ही कहा था कि भारतीय फौज को तो तैयार होने में 6 महीने लगते हैं, हम तो 3 दिन में तैयार हो सकते हैं। तो ये जो एक मिलिट्री से ऑब्सेशन था, क्योंकि एक लोकतंत्र में जो आर्मी होती है वो सरकार के मातहत होती है, और सरकार के जैसे, पर जहाँ भी डिक्टेटरशिप होती है तो वहाँ मिलिट्री का रवैया बहुत पावरफुल होता है। जैसे पाकिस्तान में देखिए, एक तरह से डिक्टेटरशिप रही, दूसरी तरफ से मिलिट्री बहुत मजबूत रही। तो उसमें दूसरी बात जो मुंजे ने यहाँ रखी, डॉक्टर मुंजे ने यहाँ रखी, वो थी कि हिंदुओं में बहुत विविधता है और ये विविधता के कारण आपस में मतभेद रहते हैं। इसको तोड़कर एक होमोजिनस यूनिफॉर्म एक हिंदू प्रैक्टिसेस को बढ़ाया जाए। तो इस पे भी उन्होंने काम किया, इस पे भी उन्होंने आरएसएस में अपनी बात रखी। जैसे गणेशोत्सव मनाना, एक तरफ से तो आर्य समाज कह रहा था मूर्ति पूजा का विरोध करना, पर वो आर्य समाज की जो शुरू की बात थी वो भी पीछे रह गई, और ये गणपति का फेस्टिवल, गणपति की पूजा, और दूसरी एक एक चीज़। अब देखिए, हिंदू धर्म की विविधता तो सबसे ज़्यादा है, इसमें कोई भी एक फिक्स पैटर्न नहीं है। तो एक हिंदू धर्म में भी एक फिक्स पैटर्न लाया जाए, एक ही तौर तरीका लाया जाए, ये आरएसएस के संस्थापकों की सोच रही थी, जिसमें मुंजे ने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया एक। और दूसरा, जो डिक्टेटरशिप, हमारे समाज में डिक्टेटरशिप हो, डिक्टेटरशिप का गौरवान्वन, ये भी मुंजे ने जो इटली से सीख कर आए और वहाँ भी इनकी विचारधारा से भी मेल जोल करता था, तो डिक्टेटरशिप और इस प्रकार की चीज़ों को उन्होंने लागू किया। और यहाँ मेरी खुद की समझ है कि जिस प्रकार के हिंदू धर्म की वो बात करते हैं, वो हिंदू धर्म के जो ब्राह्मणवादी तरीके हैं उसको वो सामने ले जाना चाहते हैं और उस प्रकार के राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। जी, यहाँ एक बात और जोड़ने की ज़रूरत है कि मुंशी ने भोंसाला मिलिट्री स्कूल नासिक में स्थापित किया था। ये हिंदुओं के लिए था, हिंदू मिलिट्री स्कूल था, सैन्य स्कूल था, सैनिक ट्रेनिंग दी जाती थी, छापामार ट्रेनिंग दी जाती थी। और ये जब तक मतलब ये 40 के दशक तक तो अच्छे से चला ही। उसके बाद गांधी की जब हत्या हो गई तब इस पर रोक लगी, और उस समय गोलवलकर ने भी इसको अलग कर लिया, फिर गोलवलकर ने उसको अडॉप्ट कर लिया और आज भी वो स्कूल चल रहा है। तो ये हिंदुओं के सैन्यीकरण एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है। आरएसएस की शाखाओं में शस्त्र की शिक्षा देना, लाठी का उपयोग करना और एक फासिज्म का विचार हिंदुत्ववादियों में रोपना, ये एक बड़ी मुंजे की भूमिका। तो इसलिए जब ये कहा जाता है कि आरएसएस एक फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके पीछे ये सारी चीजें
खुलकर सामने आती कि कैसे उसका निर्माण हुआ था, कैसे उसकी विचारधारा में ये सब चीजें शामिल हुई थी, और कैसे गोलवलकर का जो भी साहित्य है उसमें भी ये सारी चीजें मिलती हैं। तो सावरकर, हेडगेवार, मुंजे, गोलवलकर, ये कुछ ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने आरएसएस और हिंदू महासभा और हिंदुत्ववादियों को एक ऐसी शक्ल दी जो मुझे लगता है कि आज के लोकतांत्रिक युग में स्वीकार्य नहीं है, और जी इसीलिए उससे कटना चाहता है आरएसएस, बचना चाहता है। लेकिन मुंजे की इस भूमिका ने आरएसएस को कितना बदला, कैसे बदला, ये तो उन्होंने काम किया। उनके व्यवहार में ये चीजें कैसे दिखी, इसका कुछ विवरण दें। जी, देखिए, पहले तो आपने जो बहुत अच्छा याद दिलाया, भोसले मिलिट्री स्कूल 1934 में उन्होंने एक कमेटी बनाई, एक संस्था बनाई जो मिलिट्री स्कूल को शुरू करने के लिए बनाई थी, और 1937 में ये मिलिट्री स्कूल शुरू किया गया। तो इसमें दो तरीके थे, एक तो हिंदू धर्म के बारे में सनातन धर्म की एक परिभाषा, उसके आधार पर ट्रेनिंग देना, और उसी के साथ साथ सैन्य प्रशिक्षण देना, ये दोनों चीज़ें उसमें थी। और जैसे आपने बात कहा बीच में आरएस, इसमें हेडगेवार भी एक ट्रस्टी थे शुरू में ही, और बाद में खैर 1900 गांधी की हत्या के बाद थोड़ा परिवर्तन होगा, पर आज फिर से उनका वहाँ एक प्रकार का अस्तित्व है। और आपको दूसरा एक मैं याद दिलाना चाहता हूँ, 2006 से 2008 के बीच में मालेगांव, मक्का मस्जिद, अजमेर और समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के समय जब हेमंत करकरे जी ने इन्वेस्टिगेट किया, तो उसमें जो नाम आए उसमें कई ऐसी चीज़ें आई जहाँ भोसले मिलिट्री स्कूल में उसके प्रकार के प्रशिक्षण की बातें थी। अब ये तो खैर अभी उसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक अलग दिशा में चला गया है, पर शुरू में जो हेमंत करकरे ने इस प्रकार की बात को भी सामने रखा। तो निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं कि वैसे भी आरएसएस ने जो शुरू किया, एक तरफ तो शाखा बौद्धिक और दूसरी तरफ से शाखा, और शाखा के साथ उनका मिलिट्री ट्रेनिंग पे एम्फेसिस। एक मैं आपको यहाँ मज़ेदार किस्सा बताना चाहता हूँ कि आरएसएस का जो हेड ऑफिस है नागपुर में, और वहाँ उनका एक शस्त्रों का पूरा म्यूज़ियम है, शस्त्रों का पूरा म्यूज़ियम है। तो मेरे दोस्त एक बड़ी मज़ेदार बात कह रहे थे कि जापान के लोग जो एटम बम की मार से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उनका डेलीगेशन आया, तो उनके डेलीगेशन को जब उन्होंने शस्त्रों का एग्जीबिशन दिखाया तो जापानीज डेलीगेशन हिल गया, क्योंकि जापान में अभी जो शांति का महत्व लोग समझते हैं वो तो दुनिया में उतना कोई नहीं समझता होगा, पर आरएसएस के शाखा में जहाँ मैंने खुद तो ये नहीं देखा, पर यहाँ तक कहा जाता है कि वहाँ हिटलर का पोर्ट्रेट है, शस्त्रों का एग्जीबिशन है, और ये चीज़ें वहाँ मौजूद हैं। और मैं जिस किताब का मैंने उल्लेख किया उसमें विस्तार से इसमें मुंजे का प्रभाव मिलिटराइजेशन में, और उन्होंने इस बात को कहा कि हिंदुओं का सैन्यकरण होना चाहिए और सेना का हिंदूकरण होना चाहिए। यही फार्मूला बाद में सावरकर और दूसरे लोगों ने अलग तरीके से रखा, जो आरएसएस के कार्य का एक केंद्र बिंदु है। जी, और हम सब जानते हैं कि दशहरे के दिन कैसे आरएसएस शस्त्र पूजा करता है। जी आरएसएस के लोग शस्त्रों की नुमाइश करते हैं, बल्कि जुलूस वगैरह भी निकाल देते हैं कभी कभी। उस पर आपत्तियां भी होती हैं, हथियारों का सरेआम प्रदर्शन किया जाता है, तलवारों का, भालों का, वगैरह वगैरह। तो एक सोच में पूरा जो मिलिट्री का सैन्यवाद का विचार डाल दिया गया है, वो हमें बहुत रूपों में देखने को मिलता है। यहाँ एक बात चीज और है कि गांधी जी ने इस पर आपत्ति भी की थी उस समय कि जी ये शाखा आका तो ठीक है, लेकिन ये डंडे और इस तरह की ड्रेस, इस पर आपत्ति भी की थी। जी, गांधी ने, आपकी बात सही है, गांधी ने यही कहा कि ये शाखा और ड्रिल करने से हमें आज़ादी नहीं मिलने वाली, और हमारे देश की प्रगति इन अखाड़ों के माध्यम से नहीं हो सकती, क्योंकि इन्होंने अखाड़ा मॉडल शुरू में अपनाया था और ज़्यादातर उसी बात को सामने रखा था। तो गांधी ने ये गांधी जी का एक प्रभाव था कि उस समय शाखाओं का जो वर्चस्व था वो उतना नहीं बढ़ पाया। भले ही उन्होंने इतनी समाज में काम किया, तो उसके बावजूद गांधी जी के प्रभाव के कारण हिंदू धर्म की विविधता का आदर होता रहा, जबकि ये
एक प्रकार का हिंदू धर्म सामने रखते रहे हैं। और गांधी जी ने फिर बाद में इनको मुख्य रूप से तो इग्नोर किया, मतलब ठीक है ये अपनी शाखा में चलाते हैं, तो शायद गांधी जी ने भी शायद इनके खतरे को उतना नहीं देखा, सिर्फ यही कहा कि भाई इट इज़ इनसिग्निफिकेंट, इसका कोई महत्व नहीं है, शाखा में लाठी चलाते रहते हैं जिससे समाज में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है, ऐसा गांधी जी को लगा। तो शायद वो भी उनके मूल्यांकन को भी पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा। जी, अब तो हम देख रहे हैं कि वो लाठियाँ खूब चल रही हैं और जी परिवर्तन भी खूब आ रहा है। जी उन लाठियों का असर हम देख सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा के लिए प्रोफेसर पुनियानी। बीएस मुंजे एक खास शख्सियत रहे हैं हिंदुत्ववादी पूरी मुहिम के, और उन्होंने किस तरह से पूरे हिंदुत्ववादी खेमे को एक नया विचार, नई रणनीति और एक हिंसक स्वरूप भी दिया सैन्यवाद के ज़रिए, ये आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी आज की बातचीत के लिए। धन्यवाद, और दर्शकों का भी शुक्रिया। लेकिन जाते-जाते निवेदन वही 2 दोहरा दूँ। पहला तो ये कि अपनी प्रतिक्रियाएँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।